नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 28 फरवरी 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो, द हिंदू में ज़्यादा अच्छे आर्टिकल्स हैं नहीं, लेकिन 3 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे अलग अलग न्यूज़पेपर से। सबसे पहले फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे स्मगलिंग से संबंधित। स्मगलिंग होती क्या है, क्या इम्पैक्ट है, कैसे इसे रोक सकते हैं, सिक्योरिटी से संबंधित ये टॉपिक है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे I2U2 IR का ये आर्टिकल है। इंडियन एक्सप्रेस समेत 2-3 न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स का कंपाइलेशन है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, अलग अलग देशों के लिए क्या चैलेंजेस हैं। सबसे लास्ट में आर्टिकल डिस्कस करेंगे मिल्क रेवोल्यूशन से संबंधित। मिल्क के दाम बढ़ रहे हैं, पिछले कुछ महीनों में 15% तक अमूल, मदर डेयरी समेत दूसरे जो दूध के ब्रांड्स हैं उन्होंने अपने रेट बढ़ाए हैं। क्यों बढ़ाए हैं, मिल्क रेवोल्यूशन की क्या स्टोरी है, क्या करना चाहिए, डेयरी इंडस्ट्री में क्या चैलेंजेस हैं, सब डिस्कस करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एक कोट है पोर्टर स्टीवर्ट का, एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन वट यू हैव ए राइट टू डू एंड वट इज राइट टू डू। एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ। देखो, सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो गया, अब वैसे आपका अधिकार है, आप उसको इग्नोर करके जा सकते हो, आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। कानून की हद में हो कि आप किसी एक्सीडेंट हुए पर्सन को छोड़ के जा रहे हो अपने गंतव्य तक, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। जो सही है आप वही करते हो, आप उस पर्सन की जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसकी मदद करते हो। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या आपका अधिकार है और क्या आपको करना चाहिए। वट यू हैव राइट टू डू मतलब क्या करने का आपको अधिकार है और क्या किया जाना चाहिए। दोनों के बीच में अगर डिफरेंस आपको पता है ना, वही एथिक्स है। तो ये अच्छी अच्छी लाइंस आप इस्तेमाल कर सकते हो कि स्टडीज़ में, या फिर एथिक्स की एक्सप्लेनेशन आपको लिखनी है आंसर्स में, वहाँ पर। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल स्मगलिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले ना हम स्मगलिंग का बेसिक मतलब जान लेते हैं, ताकि ये पूरा जो इशू है आपको अच्छे से समझ में आए। स्मगलिंग का मतलब होता है गैरकानूनी ढंग से, यानी कि लॉ के अगेंस्ट जाके सामान को इंडिया में लेकर आना। जैसे पुरानी हिंदी फिल्मों में आप देखते थे कि विलेन जो है इंडिया में गोल्ड लेके आता था गैर कानूनी ढंग से, क्योंकि ना गोल्ड पर सरकार बहुत ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाती थी उस समय, और विदेशों में गोल्ड सस्ता भी मिलता था। तो विलेन लोग क्या करते थे, विदेशों में गोल्ड खरीदते और गैर कानूनी ढंग से इंडिया में लेके आते। मतलब इंडिया में वो गैर कानूनी ढंग से लेके आएंगे तो उन्हें इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, और जब वो इंडिया में बेचेंगे तो वो बहुत महंगा बेचेंगे। इस प्रकार से वो प्रॉफिट कमाते थे। स्मगलिंग बहुत सारी चीज़ों की होती है, जैसे आर्म्स स्मगलिंग होती है, गैर कानूनी ढंग से आर्म्स जो हैं वो इंडिया में लाए जाते हैं पाकिस्तान से, नेपाल से, या फिर बांग्लादेश से, या फिर दूसरे देशों से। स्मगलिंग इवन देखो ह्यूमन बींग्स की होती है, बच्चों की स्मगलिंग होती है, वुमेन की स्मगलिंग होती है, करेंसी की स्मगलिंग होती है। हाल ही में एक वेब सीरीज आई अमेजॉन प्राइम पे, फर्जी, उसमें दिखाया गया है किस प्रकार से करेंसी की स्मगलिंग होती है, नकली नोट भारत में भेजे जाते हैं। समझ गए आप स्मगलिंग का मतलब, इलीगल ढंग से सामान इंडिया में लाया जाता है। अब देखो काफ़ी ढंग से लाया जाता है। एक तो सीधा सीधा छुपा के लाया गया, जो एजेंसीज हैं जैसे कस्टम के ऑफिशियल्स हैं एयरपोर्ट पे, पोर्ट पे, उनको पता ही नहीं लगा। एक होता है कि मिस डिक्लेयर कर दिया, आप कोई सामान लेके आए, फॉर एग्जाम्पल आपने गेहूं इंपोर्ट किया, बता दिया आपने कि मैं 50 टन लेके आया हूं, वास्तव में आप लेकर आए 100 टन। आपने मिस डिक्लेयर कर दिया, मतलब जो इंफॉर्मेशन दी ना ऑफिशियल्स को, वो गलत इंफॉर्मेशन दी। इससे भी स्मगलिंग होती है। अब क्वेश्चन उठता है स्मगलिंग से नुकसान क्या होता है। सबसे पहला, इंस्टिगेटिंग क्राइम, इलीगल एक्टिविटी है। फर्जी जो सामान है, कई बार जैसे फर्जी चाइनीज आइटम्स हैं वो भी लाए जाते हैं स्मगलिंग से। ड्रग्स, फायर आर्म्स, नकली प्रोडक्ट्स, ये सब देश में लाए जाते हैं तो देश की इकोनॉमी को नुकसान होता है। देखो, इकोनॉमी को तो नुकसान होता ही है, जो अगला पॉइंट है यहाँ पे कि सरकार को बहुत सारा रेवेन्यू जो मिल सकता था वो नहीं मिला। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सामान को मिस डिक्लेयर कर दिया, लेके आए 40 टन, सरकार को बताया कि हम 20 टन लेके आए हैं, तो इंपोर्ट ड्यूटी दी सिर्फ 20 टन पे,
लेकिन 20 टन ज़्यादा जो सामान लाए उस पर उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी को बचा लिया, यानी सरकार को कम रेवेन्यू हासिल हुआ। और इसके अलावा देखो, अब स्मगलिंग होती है आर्म्स की, ड्रग्स की, इनसे जो क्रिमिनल लोग हैं वो पैसा कमाते हैं, ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम है वो पनपते हैं, क्रिमिनल्स का नेटवर्क पनपता है। दूसरी तरफ देखो, ये जो पैसा होता है ना, सारी चीज़ें कैश में होती हैं, इससे एक ब्लैक मनी भी जनरेट होता है और बाद में उस ब्लैक मनी का सहारा लिया जाता है टेररिज्म को फंड करने के लिए। मतलब स्मगलिंग जो है टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी फंडिंग का एक सोर्स है। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है, चैलेंजेस तो हमने, मतलब इंपैक्ट क्या हुआ, नेगेटिव इंपैक्ट, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। स्मगलिंग को रोकने में चैलेंजेस क्या क्या हैं। नंबर 1 है स्केल ऑफ स्मगलिंग। देखो ये जो स्मगलिंग की इंडस्ट्री है ना, मल्टी बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। अलग अलग सामान की स्मगलिंग होती है, अलग अलग रूट से होती है। हर जगह पे देखो आप ऑफिशियल्स नहीं बिठा सकते, देश का बॉर्डर इतना बड़ा है, हर जगह लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज है ना, फॉर एग्जांपल बीएसएफ या फिर कस्टम ऑफिशियल्स, हर जगह वो निगरानी नहीं कर सकते। कोई ना कोई जगह, कोई ना कोई साइट तो देखो छूट ही जाएगी। नेक्स्ट, सोफिस्टिकेशन ऑफ स्मगलिंग नेटवर्क। जैसा हमने डिस्कस किया, देखो ये जो स्मगलर्स है ना, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नेटवर्क में काम करते हैं, कई कई देशों में इनके लिंक होते हैं। इवन देश के अलग अलग शहरों में इनका नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। और इवन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का ये सहारा लेते हैं डिटेक्शन को छुपाने के लिए। कई बार आपके सामने ऐसी वीडियोस आई होंगी कि गोल्ड की स्मगलिंग की जा रही थी और सोना कहाँ कहाँ पर छुपा के रखा था, ऐसी परत, ऐसी चीज़ सोने के ऊपर लपेट रखी थी जिससे सोना डिटेक्ट ना हो एक्सरे मशीन्स में। मतलब पॉइंट ये है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं स्मगलर्स। इसके बाद है नेक्स्ट, ग्लोबल नेचर ऑफ प्रॉब्लम। अब स्मगलिंग जो है वो देखो एक देश की समस्या नहीं है। अब इंडिया में सामान लाया जाएगा, कई बार वो सामान ना कई कई देशों से होके गुजरता है। पाकिस्तान से आया बांग्लादेश में, बांग्लादेश से आया नेपाल में, नेपाल से इंडिया में आया। लेकिन देखो अलग अलग देशों में ना अलग अलग कानून और रेगुलेशन है स्मगलिंग से संबंधित। इससे ना विभिन्न देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट हो जाता है स्मगलिंग को रोकने के लिए। नेक्स्ट है इवॉल्विंग टैक्टिक्स। जो ये स्मगलर लोग हैं ना, अपनी देखो टैक्टिक्स को हमेशा बदलते रहते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते रहते हैं, नए नए रूट्स खोजते रहते हैं जहां से इलीगल ढंग से सामान इंडिया में लाया जा सके। तरीका भी अलग अलग ढूंढते हैं, कभी शिप से सामान लाया गया, कभी डायरेक्ट, जैसे इंडिया नेपाल बॉर्डर पर ऐसी जगह, बॉर्डर तो ओपन है इंडिया नेपाल बॉर्डर पर, तो ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे डिप्लॉयमेंट नहीं होती, तो वहाँ पे गलत ढंग से सामान लाया गया। तो नए नए ट्रांसपोर्ट के तरीके, नए नए रूट्स, नई नई टेक्नोलॉजीज अडोप्ट करते रहते हैं स्मगलर। और लास्ट में है पब्लिक सपोर्ट। अगर देखो सरकार सर्विलियंस रखती भी है, जैसे पोर्ट्स पे, एयरपोर्ट्स पे ज़्यादा, तो कई बार ऐसा होता है जनता इन एफर्ट्स को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती। जैसे एयरपोर्ट पे ज़्यादा चेकिंग होती है, जनता को परेशानी होती है, तो वो ज़्यादा सर्विलेंस को जनता सपोर्ट नहीं करती। ये भी एक चैलेंज है स्मगलिंग को रोकने में। अब बात करते हैं वे फॉरवर्ड की। बेटर क्रॉस बॉर्डर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे हमारे देश की इंटेलिजेंस, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ना सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच में बल्कि बॉर्डर फोर्सेस के बीच में, ताकि स्मगलिंग अगर हो रही है तो उसे टाइमली रोका जा सके। नेक्स्ट है ट्रेड डेटा रिकॉन्सिलिएशन। दूसरा तरीका स्मगलिंग को रोकने का ये है, ट्रेड संबंधी जो डेटा है ना वो मैच किया जाए। अब देखो ट्रेड संबंधी डेटा ना अलग अलग सोर्सेज से प्राप्त होता है, उनको अगर आपस में मैच किया जाएगा तो जहाँ पे मिस डिक्लेरेशन हुआ है, झूठ बोला गया है, कुछ ट्रेड ऐसा हो रहा है जो सरकार की निगाहों में नहीं आ रहा, तो निगाहों में आ जाएगा जब अलग अलग सोर्सेज से ट्रेड संबंधी डेटा का वेरिफिकेशन होगा। नेक्स्ट है इन कंट्री क्रैकडाउन ऑन ग्रे मार्केट्स। अब देखो बहुत सारी जगहों ना बहुत सारी मार्केट्स अलग अलग शहरों में ऐसी होती हैं जहाँ पे सामान रिलेटिवली सस्ता मिलता है। बोलते नहीं कि दिल्ली में गफ़ार मार्केट में सामान सस्ता मिलता है, कई बार क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी नहीं पे की होती। तो ये जो ग्रे मार्केट्स हैं ना, इन पे क्रैकडाउन होना चाहिए, इन पे रेट्स डलनी चाहिए, ताकि जो लोग गलत ढंग से सामान को इंपोर्ट करके लाते हैं उनको एक इंसेंटिव ना रहे, उनका सामान ही नहीं बिकेगा तो फिर वो स्मगलिंग कम कर देंगे।
नेक्स्ट है इंक्रीजिंग द मैन पावर इन डिपार्टमेंट्स लाइक लीगल मेट्रोलॉजी। लीगल मेट्रोलॉजी देखो वो डिपार्टमेंट होता है जैसे सामान को मेजर करने के लिए कितना वेट है, कानून होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, मशीन सही ढंग से काम करनी चाहिए, सही ढंग से वेट दिखाए। अब उन कानूनों का पालन करवाने के लिए डिपार्टमेंट होता है लीगल मेट्रोलॉजी। ये वो लोग होते हैं जो अलग अलग जगहों पर जाकर देखते हैं कि सामान का वेट तोलने वाली जो मशीन है ठीक ढंग से काम कर रही है। तो इस डिपार्टमेंट में मैन पावर जो है ना वो भी इंक्रीज होनी चाहिए, ताकि अगर कोई गलत ढंग से अपनी कितना वो सामान उसने इंपोर्ट किया है मिस डिक्लेरेशन वो करता है ना, तो उसे पकड़ा जा सके। वहाँ पे मशीनें होंगी तो जल्दी से वो तोला जा सकता है ना सामान। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया स्मगलिंग से संबंधित। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो देखो I2U2 की सिग्निफिकेंस से संबंधित है। I2U2 में 4 देश आते हैं, इंडिया, इजराइल, US और UAE। इसे देखो वेस्ट का क्वाड भी कहा गया है। आपको पता है इंडो पैसिफिक रीजन में 4 देश एक साथ आए थे। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, US, जापान और इंडिया। इसको बोला गया क्वाड। तो इस इनिशिएटिव को ना I2U2 इसको ना वेस्ट का क्वाड बोला गया है। हालांकि डिफरेंस ये है I2U2 का जो फोकस है ना वो इकोनॉमी पे ज़्यादा है। इस ग्रुप का बनना चारों देशों के लिए इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। इजराइल के लिए भी, UAE के लिए भी, US के लिए भी और इंडिया के लिए भी। अभी हम जानेंगे कैसे। सबसे पहले देखो इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस जानते हैं। अब इस इनिशिएटिव की सहायता से ना इंडिया के जो रिश्ते हैं वेस्ट एशिया के साथ वो और ज़्यादा मजबूत होते हैं। इसके साथ साथ ना सिर्फ ओवरऑल वेस्ट एशिया के साथ इंडिया के रिश्ते मजबूत होते हैं इस इनिशिएटिव की वजह से, बल्कि बायलैटरल रिलेशंस भी इस ग्रुप के मेंबर कंट्रीज के साथ, जैसे USA के साथ, UAE के साथ, इजराइल के साथ, इन देशों के साथ में बायलैटरल रिलेशन भी मजबूत होते हैं। आज के समय में देखो इंडिया का जो ट्रेड है UAE के साथ में 2022 का डेटा है $73 बिलियन था और UAE इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था। UAE इंडिया का 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। इतना सारा ट्रेड UAE के साथ होता है, इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट UAE के साथ होता है। तो UAE इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है और इस प्रकार का ग्रुप बनना UAE के साथ इंडिया के रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत बनाता है। दूसरे देश देख लीजिए इजराइल। इजराइल आज के समय में इंडिया का टॉप सप्लायर है, मतलब डिफेंस इक्विपमेंट्स के मामले में। रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, बिजी है अपने आप में रशिया, तो इंडिया बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स इजराइल से परचेज कर रहा है। की टेक्नोलॉजी पार्टनर है, मतलब महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी पार्टनर है इजराइल इंडिया का अलग अलग डोमेन्स में, जैसे डिफेंस में, स्पेस में, एग्रीकल्चर में, साइबर सिक्योरिटी में। और USA का तो आपको पता है, USA इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, 2nd लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है। USA से बहुत सी FDI, बहुत सी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आती है। 2022 में दोनों देशों के बीच में ट्रेड था $119 बिलियन और टोटल जितनी FDI इंडिया में आई उसमें से 18% तो देखो USA से आई। अब इजराइल की बात करते हैं। इजराइल के लिए ग्रुप क्यों सिग्निफिकेंट है? देखो अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ इजराइल का दूसरे देशों के साथ। जैसे कुछ अरब कंट्रीज के ना रिश्ते इजराइल के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं पैलेस्टीन के इशू के कारण। काफ़ी समय तक तो बात ही नहीं हुई, लेकिन हाल फिलहाल में ना कुछ देश, फॉर एग्जांपल UAE जैसे जो देश हैं, इन्होंने इजराइल के साथ अपने रिश्ते नॉर्मलाइज कर लिए हैं अब्राहम अकॉर्ड के अकॉर्डिंग। तो ये जो ग्रुप है ना I2U2 इजराइल को एक मौका देता है कि वो एक तरफ अपने पुराने पार्टनर्स US, इंडिया जो इजराइल के पुराने पार्टनर्स हैं उनके साथ रिश्ते मजबूत कर सके, दूसरी तरफ नए पार्टनर फॉर एग्जांपल UAE इनके साथ भी रिश्तों को मजबूत कर सके। UAE को क्या फायदा है? UAE के अनुसार ये ग्रुप हेल्प करेगा ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में, जैसे सिक्योरिटी इन फूड, एनर्जी, वाटर। UAE देखो इन प्रॉब्लम्स से भली भांति से परिचित है। UAE में कम रेनफॉल होता है, फूड ज़्यादातर इंपोर्ट करता है UAE। तो ये ग्रुप जो है ना इन ग्लोबल प्रॉब्लम्स पर ध्यान देगा और ये ग्रुप एक तरफ वेस्ट एशिया और दूसरी तरफ साउथ एशिया दोनों के बीच में ना ब्रिज का काम करेगा। USA को कैसे फायदा है? USA के लिए तो देखो ये लो हैंगिंग फ्रूट है, मतलब USA के रिश्ते पहले ही सभी देशों के साथ ऑलरेडी अच्छे हैं। चाइनीज फुटप्रिंट, चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है ना हर एक रीजन में, उसको रोकने में इंपॉर्टेंट साबित होगा ये ग्रुप US के लिए I2U2। अभी देखो ये एक रीजनल फोरम है, फोकस इसका इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे ज़्यादा है। 6 कोर सेक्टर्स को I2U2 के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है, जिस पे ये ग्रुप मिलकर काम करेगा।
वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ, फूड, लास्ट में है फूड सिक्योरिटी। और इनमें भी दो ग्लोबल जो कंसर्न्स है ना जिस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा वो है फूड सिक्योरिटी और दूसरी तरफ क्लीन एनर्जी। I2U2 का जो फूड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है ना वो ग्लोबल हंगर क्राइसिस को एड्रेस करने की कोशिश करता है। मतलब इस ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है फूड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, जिसमें देखो ये चारों देश मिलकर काम करेंगे। जैसे देखो अमेरिका और यूएस के पास टेक्नोलॉजी है और यूएई के पास में कैपिटल है। यूएस के पास तो वैसे भी पूरे वर्ल्ड में इसका यूएस का दबदबा भी है और इंडिया के पास लेबर है, जगह है और ज़्यादा खेती इंडिया में होती है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ना इंटीग्रेटेड फूड पार्क इस्टेब्लिश करेगा इंडिया के काफ़ी सारे राज्यों में, जैसे गुजरात में, मध्य प्रदेश में। शुरू में गुजरात और मध्य प्रदेश में इंटीग्रेटेड फूड पार्क इस्टेब्लिश किए जाएंगे, बाद में इन्हें एक्सपेंड किया जाएगा अलग अलग राज्यों में, जैसे तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र में। ये तो एक ग्लोबल कंसर्न की बात हुई जो कि है फूड सिक्योरिटी। अब दूसरा था क्लीन एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया जाएगा इस ग्रुप के द्वारा गुजरात में। I2U2 का ये सेकंड प्रोजेक्ट है जिसके तहत देखो गुजरात में 300 मेगावाट की हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी फैसिलिटी इस्टेब्लिश की जाएगी और यहाँ पर जो फैसिलिटी इस्टेब्लिश होगी उसमें एडवांस बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध होगी। आज के समय में देखो यूएई की जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं जैसे मजदार हैं, ये इंटरेस्टेड है इंडिया के साथ पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करने में कि इंडिया के साथ रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में पार्टनरशिप इस्टेब्लिश की जा सके, नए नए प्रोजेक्ट्स इंडिया में इस्टेब्लिश हो सकें। अब देखो इस ग्रुप में ना काफ़ी सारे पोटेंशियल चैलेंजेस भी हैं। जैसे देखो ईरान के साथ राइवलरी है इजराइल की, यूएस की, बट इंडिया और यूएई के रिश्ते इतने ज़्यादा खराब नहीं है ईरान के साथ। तो ये देश जो है इजराइल, यूएस, ये ईरान के साथ दोस्ती तोड़ने पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, प्रेशर डाल सकते हैं यूएई पर और इंडिया पर। नेक्स्ट है चाइनीज़ प्रेजेंस इन रीजन। अब देखो चाइना की बढ़ती प्रेजेंस इस रीजन में इंडिया के लिए चिंता का कारण है, यूएस के लिए चिंता का कारण है। इजराइल और यूएई इनका पॉजिटिव व्यू है चाइना के बारे में, ये चाइना के साथ ज़्यादा कोऑपरेट करना चाहते हैं। यूएई ने तो अपनी जो पार्टनरशिप है चाइना के साथ उसे अपग्रेड करके कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना दिया है। इजराइल चाइना के साथ डिफेंस और टेक्निकल कोऑपरेशन कर रहा है, तो ये चिंता की बात है इंडिया के लिए और यूएस के लिए। इसके बाद नेक्स्ट चैलेंज है इंस्टीट्यूशनल बोटलनेक्स भी काफ़ी हैं। मतलब यूएस में, यूएई में, इंडिया में और इजराइल में, इन चारों देशों में ना बिजनेस करने का तौर तरीका अलग अलग है। मतलब काम करने का तरीका अलग है। सिनर्जी इस्टेब्लिश करना कि आपस में ये देश कोऑपरेट कर सकें अलग अलग डोमेन में, वो आसान नहीं है, दिक्कतें आएंगी। लास्ट में वे फॉरवर्ड में बोला जाता है कोऑपरेशन को इंक्रीज करने के लिए इंडिया इन देशों के एम्बेसीज में नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट कर सकता है, कोऑर्डिनेशन कमेटी इस्टेब्लिश कर सकता है जिसमें शेरपास हों यानी रिप्रेजेंटेटिव्स हों स्पेशल इसी काम के लिए। इसके अलावा जैसे देखो ये I2U2 है ना, इस प्रकार के मल्टीलेटरल ग्रुप्स इंडिया साउथ एशिया और अफ्रीका में भी इस्टेब्लिश कर सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया I2U2 के बारे में। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो दूध के बढ़ते प्राइसेस के बारे में है। देखो पिछले कुछ दिनों में दूध के जो प्राइसेस हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। आज के समय में जो फुल क्रीम मिल्क है वो 66 रुपीज़ पर लीटर में आता है। पिछले कुछ दिनों में आप देखोगे तो दूध के जो दाम हैं पिछले कुछ महीनों में 14 से लेकर 15% तक बढ़ गए हैं। अब क्यों बढ़ गए हैं? देखो राइटर काफ़ी सारे रीजंस देते हैं इसके प्रति। राइटर कहते हैं कि देखो अगर आप पिछले 10 सालों में देखोगे ना तो ओवरऑल दूध के दाम काफ़ी कम बढ़े हैं। 10 साल पहले फुल क्रीम दूध की कीमत थी 1 लीटर की 42 रुपीज़। तो काफ़ी अगर पर मंथ आप देखोगे तो दूध के दाम काफ़ी कम बढ़े हैं। बस हाँ इतना है पिछले कुछ महीनों में एकदम से ज़्यादा बढ़ गए हैं। वो शायद इसलिए क्योंकि देखो कोविड के बाद, कोविड में क्योंकि दूध की लागत कम हो गई थी तो किसानों की इनकम पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। पशुओं को जो फीड दी जाती है, चारा दिया जाता है, वो महंगा हो गया। जिनके साथ इस आर्टिकल में इंटरव्यू चल रहा है ना, RS सोडी जो अमूल के पहले हेड थे, ये कहते हैं कि 2047 आते आते इंडिया में 620 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ मिल्क प्रोड्यूस होगा, जो पूरे वर्ल्ड की मिल्क प्रोडक्शन का 45% होगा। सरकार भी इस चीज़ पे फोकस कर रही है। बजट में सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर पर काफ़ी ध्यान दिया है। तो हम देखो किस प्रकार से इंडिया में वाइट रेवोल्यूशन आया। पहले इंडिया में दूध की कमी थी, अमूल की क्या स्टोरी है, वो सब कुछ जानते हैं इस आर्टिकल में।
देखो, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अमूल का क्या रोल रहा वाइट रेवोल्यूशन लाने में, या फिर डॉक्टर वर्गीज कुरियन का क्या रोल रहा वाइट रेवोल्यूशन में। तो इनडायरेक्टली कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो, अमूल को इस्टेब्लिश किया गया था 1946 में त्रिभुवन दास पटेल के द्वारा अंडर द गाइडेंस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। और शुरुआत में जब अमूल को इस्टेब्लिश किया गया था, नाम अमूल नहीं था, नाम था कैरा डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन लिमिटेड। बाद में नाम अमूल पड़ा। त्रिभुवन दास पटेल जिन्होंने अमूल को शुरुआत में इस्टेब्लिश किया, ये 1970s तक, जब तक इनकी रिटायरमेंट नहीं हो गई, ये फाउंडिंग चेयरमैन रहे ऑर्गेनाइजेशन के। इन्होंने डॉक्टर वर्गीज कुरियन को हायर किया 1949 में। शुरुआत में डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने अमूल के टेक्निकल और मार्केटिंग एफर्ट्स को गाइड किया, यानी टेक्निकल फील्ड में क्या होना चाहिए, मार्केटिंग कैसी होनी चाहिए, इन सब क्षेत्रों में अपनी गाइडेंस प्रोवाइड की गई डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा। और बाद में जब डेथ हो गई त्रिभुवन दास पटेल की, तो उसके बाद कुछ समय तक डॉक्टर वर्गीज कुरियन चेयरमैन भी रहे अमूल के। कुरियन ने गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड को इस्टेब्लिश किया, मतलब ये फाउंडर चेयरमैन थे इस फेडरेशन के 30 सालों तक। 1973 में ये गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड इस्टेब्लिश हुई थी और 2006 तक ये चेयरमैन रहे इस ऑर्गेनाइजेशन के। इस ऑर्गेनाइजेशन को क्रेडिट जाता है अमूल की मार्केटिंग के लिए। आज देखो, अमूल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो विदेशों में भी बिकते हैं, तो इसका श्रेय जाता है इस फेडरेशन को, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। अमूल ने देखो स्टार्टिंग में 2 डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ शुरुआत की थी। शुरुआत में एक दिन में 247 लीटर मिल्क को प्रोक्योर किया जाता था। मकसद यही था किसानों से डायरेक्टली मिल्क को प्रोक्योर करना और इसके लिए उनको उचित दाम देना बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ मिल्क। शुरुआत में नाम क्या था आपको पता है, KDCMPUL, कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड। शुरुआत में ये नाम था, लेकिन डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने किसानों से सजेशंस मांगे कि इस प्रोड्यूसर यूनियन का नाम क्या होना चाहिए, और किसानों से सजेशन मिलने के बाद नाम जो है वो चेंज कर दिया गया और रख दिया गया अमूल। 1960 आते आते अमूल देखो गुजरात का एक वेल नोन ब्रांड बन चुका था। उसके बाद 1964 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने डॉक्टर वर्गीज कुरियन के काम से इंप्रेस होकर उन्हें कहा कि आप अमूल के मॉडल को पूरे देश में अब रेप्लिकेट कीजिए। गुजरात में तो देखो अमूल ब्रांड बन चुका था 1964 आते आते, तो शास्त्री जी ने डॉक्टर कुरियन को कहा कि आप इसी मॉडल को अब पूरे देश में रेप्लिकेट कीजिए। तो डॉक्टर कुरियन की लीडरशिप में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को इस्टेब्लिश किया 1965 में, ताकि इस मॉडल को पूरे देश में रेप्लिकेट किया जा सके। उस समय देखो इंडिया में दूध की डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, दूसरे देशों पे इंडिया डिपेंड करता था मिल्क को इंपोर्ट करने के लिए। तो इस प्रॉब्लम से निजात दिलाने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने 1970 में ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम लॉन्च किया अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ताकि गुजरात में जो सफल मॉडल सामने आया था मिल्क कोऑपरेटिव्स का, उस प्रकार की डेयरी कोऑपरेटिव्स का नेटवर्क पूरे देश में इस्टेब्लिश किया जा सके। तो ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम सक्सेसफुल साबित हुआ। इंडिया में आज के समय में देखो लार्जेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव का नेटवर्क है, और आज के समय में इंडिया लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री है। मिल्क के मामले में आज के समय में इंडिया टोटली सेल्फ सफिशिएंट है। पूरे वर्ल्ड में जितना मिल्क प्रोड्यूस होता है इंडिया उसमें 22% कंट्रीब्यूट करता है। ये 2018 का आंकड़ा है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन की लीडरशिप में गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन को इस्टेब्लिश किया गया था 1973 में, ताकि अमूल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग की जा सके, उनको बेचा जा सके। इसके साथ साथ इरमा यानी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद ये इस्टेब्लिश किया गया था 1979 में, ताकि प्रोफेशनल मैनेजर्स को प्रोड्यूस किया जा सके। देखो डॉक्टर कुरियन के जो एफर्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे डेयरी सेक्टर के लिए, और इससे हमारी इकोनॉमी को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। रूरल एरियाज़ में बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, रूरल पॉवर्टी इससे कम हुई क्योंकि रूरल हाउस होल्ड्स का इनकम लेवल बढ़ा। इसके साथ साथ लाखों रूरल हाउस होल्ड्स की फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर हुई।
और इससे देखो लाइव स्टॉक सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा। लाइव स्टॉक सेक्टर मतलब पशुपालन। 2019 आते आते ये जो लाइव स्टॉक सेक्टर है देश की जीडीपी में 4.11% कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया ब्राज़ील के बाद सेकंड लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन वाला देश है। डेयरी सेक्टर का एक सिग्निफिकेंट शेयर है लाइव स्टॉक सेक्टर में, और टोटल लाइव स्टॉक की जो आउटपुट है उसमें देखो 67% तो डेयरी सेक्टर की है। आपको पता है ना, पशुओं से बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्राप्त किए जाते हैं, तो उनमें से 67% जो कंट्रीब्यूशन है वो डेयरी सेक्टर का है। देखो अगर हम पैडी, वीट, पल्सेस इन सब की प्रोडक्शन को कंबाइन कर दें तो फिर आपको पता लगेगा मिल्क की जो प्रोडक्शन है कंबाइंड प्रोडक्शन का ऑलमोस्ट 20.6% है। डेयरी सेक्टर जो है, जैसा हमने डिस्कस किया, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, खास करके महिलाओं को, लैंडलेस, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को भी। अभी के समय में देखो 84 लाख किसान डिपेंड करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए डेयरी सेक्टर पर, और जिसमें से 84 लाख में से 71% तो महिलाएं हैं। एक और चीज देखो, वैसे एग्रीकल्चर सेक्टर आपको पता है किसानों को पूरा साल रोजगार नहीं प्रोवाइड करते हैं। एक सीजन खत्म हो गया उसके बीच गैप रहेगा, दूसरा सीजन खत्म हो गया उसके बीच में भी गैप रहेगा। तो रूरल हाउस होल्ड्स को एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है ऑलमोस्ट 90 से 120 दिनों के लिए। मेनली 2 सीजन है हमारे पूरे देश में जहां पर भी खेती योग्य जमीन है, किसान खेती करते हैं। तो राइटर कहते हैं बचे हुए जो दिन हैं उन बचे हुए दिनों में डेयरी सेक्टर किसानों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं इश्यूज की। ये तो हमने बात की सिग्निफिकेंस की, डेयरी सेक्टर का सिग्निफिकेंस क्या है। अब बात करते हैं इश्यूज की। डेयरी सेक्टर में इश्यूज कौन कौन से हैं। देखो पहला इशू, वैसे तो सबसे ज़्यादा मिल्क पूरे वर्ल्ड में इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है, बट अगर आप डेटा को एनालाइज करोगे अच्छे से तो ये पता लगेगा हमारे देश में देखो 9 राज्य ऐसे हैं जो इंडिया की टोटल मिल्क प्रोडक्शन में 77% कंट्रीब्यूट करते हैं। बाकी बचे हुए स्टेट्स में जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क है वो नेशनल एवरेज से काफ़ी कम है। मतलब इंडिया में भी मिल्क के मामले में इनइक्वालिटी है। कई राज्यों में आपको मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा और कई राज्यों में बहुत कम मिलेगा। दूसरा, सीजनल फ्लक्चुएशंस काफ़ी होती हैं। देखो एनिमल्स जैसे कि भैंस, ये क्या करते हैं, सर्दियों के सीजन में ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करते हैं और गर्मियों के सीजन में कम करते हैं। तो ये फ्लक्चुएशन जो होता है इससे किसान क्या करते हैं, वो सर्दियों में जो उनके पास सरप्लस मिल्क आता है, क्योंकि पशु ज़्यादा मिल्क देते हैं, उनका वो इस्तेमाल करते हैं स्किम्ड मिल्क पाउडर बनाने के लिए, घी या फिर बटर बनाने के लिए, ताकि आगे जो लीन मंथ्स आएंगे गर्मियों के सीजन में इन सब प्रोडक्ट्स की सहायता से अपने इनकम लेवल को सस्टेन किया जा सके। बट देखो हुआ क्या है ना, कोविड-19 की वजह से ये जो मॉडल है वो धराशायी हो गया है। क्यों? क्योंकि आपको पता है गर्मियों के सीजन में तो पूरी तरह से लॉकडाउन लगा हुआ था और किसानों ने पिछली सर्दियों में जो अपने प्रोडक्ट्स को स्टॉक करके रखा था, घी या फिर बटर के प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स बिक नहीं सके किसानों के। होटल्स, रेस्टोरेंट्स ये सब बंद थे ना, तो इस वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ। और अब देखो एक नुकसान ये भी हुआ, बल्क में मिल्क नहीं बिक पा रहे हैं। शादी हो नहीं रही है, मतलब शादी तो हो रही है लेकिन वो नहीं होते, ज़्यादा लोग जमा नहीं होते। रोक लगा रखी है विभिन्न सरकारों ने कि 50 से ज़्यादा लोग जमा नहीं होंगे, तो फिर इसलिए किसान बल्क में मिल्क नहीं बेच पा रहे हैं। अब सप्लाई ज़्यादा हो गई, डिमांड कम है, तो मिल्क के दाम जो हैं वो कम हो गए ना, 10 से लेके 13 पर लीटर के बीच। इसके बाद दूसरे इश्यूज की बात करें, डेयरी सेक्टर में स्लो डाउन है। वैसे तो देखो पिछले 15 सालों में इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन जो है ऑलमोस्ट डबल हो गया है, डबल से भी ज़्यादा हो गया है। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखें, बिल्कुल रिसेंट ईयर, पिछले 3-4 सालों में, तो मिल्क प्रोडक्शन के मामले में जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी कम हो गई है, लेस देन 3%। वो इसलिए क्योंकि डेयरी सेक्टर में अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रही है। डेयरी सेक्टर की जैसे देखो इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, हमने डिस्कस किया ओवरऑल जीडीपी में, बट गवर्नमेंट काफ़ी कम पैसा एलोकेट करती है डेयरी सेक्टर के लिए। नेक्स्ट, इनफॉर्मल डेयरी इकोनॉमी। देखो इंडियन डेयरी सेक्टर की एक कमी ये है, सिर्फ 18 से 20% मिल्क जो प्रोड्यूस होता है वो चैनलाइज होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर के थ्रू।
बाकी देखो ऑलमोस्ट 80% जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो अभी भी चैनलाइज होता है, मतलब उसका इस्तेमाल होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के थ्रू। नेक्स्ट है पुअर ब्रीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जेनेटिक्स। हमारे देश में ब्रीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा पुअर है, तो अच्छी नस्ल के पशु की कमी है। अगर देखो अच्छी नस्ल के पशु होंगे तो वो दूध ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन अच्छा ब्रीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है एनिमल फीड एंड फोडर। अच्छी क्वालिटी के एनिमल फीड और फोडर की भी कमी है, मतलब पशुओं को जो चारा खिलाया जाता है उसकी कमी है। नेक्स्ट लैक ऑफ कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो दूध को स्टोर करने के लिए कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर का होना जरूरी है, अदरवाइज दूध की शेल्फ लाइफ कम होती है, आपको भी पता है। तो कई बार किसानों को देखो डिस्ट्रेस में अपना दूध बेचना ही पड़ता है औने पौने दामों में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं, उनको पता है नहीं बेचेंगे तो खराब हो जाएगा। तो इसलिए कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत होना जरूरी है डेयरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रखने के लिए। और देखो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से काम नहीं चलेगा, बिजली भी तो होनी चाहिए ना। कई गांव में तो बिजली भी नहीं आती, बहुत कम समय के लिए बिजली रहती है। नेक्स्ट, जो छोटे और लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको एनकरेज करना जरूरी है कि आप डेयरी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कीजिए, इससे आपका जो इनकम लेवल है वो बढ़ेगा और देश में मिल्क की जो अवेलेबिलिटी है वो भी ज़्यादा होगी और रूरल हाउस होल्ड्स में न्यूट्रिशन संबंधी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी दूर होगी। मतलब एक तीर से काफ़ी निशाने। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।